वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना बजट पेश कर दिया है और इसी पर बात करने के लिए खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी। अनुराग जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री ने आपदा में अवसर का जो मंत्र दिया है उसमें उनका सबसे बड़ा सपना है आत्मनिर्भर भारत। कैसे ये बजट आत्मनिर्भर भारत के गोल को पूरा करता है? देखिए, पहली तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि महामारी के समय देश की जनता की जान बचाई जा सके, फिर अर्थव्यवस्था को बचाए। मोदी जी ने जान बचाने का काम भी किया। दुनिया भर में मृत्यु दर सबसे कम है तो भारत उन देशों में से एक है। और इस अर्थव्यवस्था को वी शेप रिकवरी की बात की जाए तो बड़ी तेजी के साथ वो भी हो रहा है, क्योंकि पिछले 4 महीनों में जीएसटी कलेक्शन लगातार 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रही है। और इस बजट में सबसे बड़ी चुनौती थी कि किया क्या जाए। अगर जनता पर टैक्स का बोझ नहीं डालना है, नए कर नहीं लगाने हैं, तो सरकार की आमदन कैसे बढ़ेगी और सरकार निवेश अपना कैसे बढ़ाएगी। हमने अपने खर्चे को, दीपक जी, बढ़ाया 34.5% ज्यादा कैपिटल पर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने वाले हैं। मान लीजिए सड़कों पर 1,18,000 करोड़ रुपया खर्च होगा, रेलवे पर 1,10,000 करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दे रहे हैं, जल जीवन मिशन पर हर घर में नल देने के लिए और जल देने के लिए 50,000 करोड़ दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 64,180 करोड़ खर्च कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 137% वृद्धि ज्यादा है, यह अपने आप में बड़ी बात है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को हम और मजबूत कर रहे हैं, ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर। और तो और किसानों के लिए 65,000 करोड़ का पीएम किसान सम्मान निधि में प्रावधान किया। एग्रीकल्चर सेस लगाने जा रहे हैं ताकि किसानों के लिए कृषि का आधारभूत ढांचा बनाकर दे सकें। मनरेगा का बजट 73,000 करोड़ रुपए रखा है, जो कांग्रेस के 30,000 करोड़ के मुकाबले दुगने से ज्यादा है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने आपदा में अवसर की बात कही, अवसर एक ये भी है कि हम कितनी जल्दी वैक्सीनेशन लोगों का करते हैं। आपने 35,000 करोड़ रुपए सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए रखा है। वित्त मंत्री जी यानी आपके मंत्रालय ने कहा है कि हो सकता है अगर और जरूरत पड़ी तो और पैसा लगेगा। क्या शुरुआती 35 करोड़ जिनको हम वैक्सीनेशन का टारगेट रख रहे हैं इस साल में, उसके लिए 35,000 करोड़ रुपए सफिशिएंट है? और क्या सबको फ्री वैक्सीन मिलेगी कम से कम पहले लॉट में? देखिए, पहले ये था कि जब कोविड महामारी आई, हमने 15,000 करोड़ रुपए सबसे पहले देश भर में दिया सभी राज्यों को। पीपी किट खरीदने के लिए दिया, मास्क खरीदने के लिए दिया, वेंटिलेटर खरीदने के लिए। फिर हमने कोविड वॉरियर्स की 50 लाख रुपए की इंश्योरेंस भी करा कर दी और भी सारे कदम उठाए, जान बचाने का काम किया। और आज हम कह सकते हैं दुनिया भर में सबसे कम मृत्यु दर भारत में है। जहां एक भी पीपी किट नहीं बनती थी दीपक भाई, वहां पर आज भारत की पूर्ति भी करते हैं और भारत से विदेशों को भी हम भेज रहे हैं। इसी तरह से भारत आज 2 कोविड वैक्सीन बना चुका है, यहां पे निर्माण करके अब दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को दे चुका है। ये मोदी जी ने वासुदेव कुटुंबकम की जो बात है उसको पूरा करके दिखाया है। अपने लोगों को भी, विदेश के लोगों को भी करने का काम किया। हिंदुस्तान के लोगों को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। 35,000 करोड़ दिया है, आगे भी देने की जरूरत पड़ेगी तो देंगे। एक सवाल मैं आपसे क्रिकेट टर्म में पूछता हूं, कई बार बोला कि अब तो टीम इंडिया की तरह बैटिंग करेगी टीम मोदी, तो आज वित्त मंत्री जी कैसा खेली? पुजारा की तरह खेली, पंत की तरह खेली, शुभमन गिल की तरह खेली? क्योंकि आपसे बड़ा कोई एक्सपर्ट हो नहीं सकता, आप तो खुद बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे। कैसे खेली आज निर्मला सीतारमण जी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पर? मुझे लगता है शानदार बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है। और अगर मैं क्रिकेट टर्म्स में कहूं तो आपकी शेयर मार्केट ने वो संदेश दे दिया, सभी टीवी चैनल्स ने संदेश दे दिया कि पूरे देश ने इस बजट का स्वागत किया है। इसका मतलब यह है निर्मला सीतारमण जी मैन ऑफ द मैच बनी है, शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया है। आपके क्रिटिक्स कह रहे हैं सरकार के कि भाई मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, अगर स्पेंडिंग पावर नहीं बढ़ा तो फिर तो इकोनॉमी जो है वो फिर से दिक्कत में आ जाएगी। क्या वाकई में मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है? खासतौर पर मिडिल क्लास ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद टैक्स में कुछ राहत मिल जाए। देखिए, हमने लगातार कोविड के समय भी, चाहे बैंकों के लिए मॉरेटोरियम चाहिए था वो भी दिया, धंधे चालू रखने के लिए पैसा ज्यादा चाहिए था 3 लाख करोड़ रुपया इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के माध्यम से दिया। किसी की जमीन गिरवी नहीं रखी, किसी का कुछ नहीं किया। 2 करोड़ रुपए तक वालों के लिए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से भी मुक्ति उनको दिला दी। यहां तक कि रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा भी दे दी। सबके व्यापार बच सके या रोजगार बच सके उसके लिए हमने तब भी कदम उठाए। अब भी लोग कहते थे कोविड टैक्स लगेगा, मोदी सरकार और टैक्स लगा सकती है,
क्योंकि सरकार ने बहुत ज्यादा कर्जा लिया है। दीपक जी, हमने किसी के ऊपर भी 1 रुपए का बोझ भी हमने इस बजट में नहीं डाला है और उल्टा सरकार ने अपना खर्चा बढ़ाने का काम किया है ताकि और रोजगार उत्पन्न हो सके, अर्थव्यवस्था में तेजी आ सके, अलग अलग सेक्टर्स में उसका इफेक्ट नजर आ सके। आखिरी चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा वो है स्क्रैप पॉलिसी। आज सरकार ने, क्योंकि कार आप भी चलाते हैं, कार में मैं भी चलता हूं, आप भी चलते हैं, मेरे ख्याल से करोड़ों गाड़ियां होंगी, चाहे स्मॉल हो या बड़ी हो, और उससे हमारी इकोनॉमी भी घूमती है। ये स्क्रैप पॉलिसी जो 20 साल की गाड़ियों पर होगी, ये किस तरीके की होगी? क्या नई गाड़ियों पर ये स्क्रैप पॉलिसी लागू होगी या 20 साल जो पुरानी गाड़ी हो चुकी हैं ऑलरेडी उन पर भी स्क्रैप पॉलिसी लागू होगी? इस पर लोग जानना चाहते हैं। देखिए, डिटेल पॉलिसी भी आपके सामने आएगी, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसमें लोग इसलिए भी गाड़ी नहीं बदल पाते थे, चाहे 20 साल से ज़्यादा थी, कि कई बार जेब अलाउ नहीं करती थी या खर्चा नहीं कर पाते थे। इसमें सरकार भी मदद करेगी, प्रदूषण मुक्त भी गाड़ियां होंगी, यानी कि प्रदूषण वाली गाड़ी जब चले जाएगी, स्क्रैप हो जाएगी, तो उससे मुक्ति मिलेगी। और जो 15 साल कमर्शियल व्हीकल चला उसकी उम्र खत्म हो जाती है, तो उससे मुक्ति मिलेगी। वो आदमी भी नई गाड़ी ले पाएगा, उसका भी मेंटेनेंस का खर्चा कम होगा, इससे प्रदूषण भी बचेगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी बल मिलेगा और लोगों को नई गाड़ियां लेने के अवसर भी मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और आपको बहुत बहुत बधाई हो। आज आपने फिर से एक सफल बजट पेश किया है। उम्मीद करते हैं कि आत्मनिर्भर का भारत का सपना इस बजट से जरूर पूरा होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना बजट पेश कर दिया है और इसी बजट पर हम देश के जो बड़े केंद्रीय मंत्री हैं उनसे बात कर रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं दूरसंचार यानी टेलीकॉम और आईटी मामलों के मंत्री और कानून मामलों के रविशंकर प्रसाद जी। सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल कि हेल्थ और वेलनेस पर ध्यान दिया गया है। आपने बिहार में वादा किया है कि आप कोरोना वैक्सीन फ्री में लगाएंगे, ये आपका इलेक्शन प्रॉमिस है। क्या पूरे देश को भी फ्री में कोरोना वैक्सीन मिलेगी? क्योंकि 35,000 करोड़ का बड़ा फंड दिया गया है और साथ ही साथ वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि अगर और पैसे की जरूरत लगेगी तो वैक्सीनेशन में वो भी खर्च किया जाएगा। दीपक जी, आपने बहुत सही कहा। थोड़ा सा इस बजट के पूरे फिलॉसफी को समझना जरूरी है और हमारे प्रधानमंत्री जी के साहस और दूर की सोच को भी समझना जरूरी है। उनका भी अभिनंदन और वित्त मंत्री उनकी टीम का भी अभिनंदन। देखिए, एक बात समझिए, कोरोना की लड़ाई में भारत ने दुनिया को एक बहुत बड़ी मिसाल दी है। सबसे अधिक कम लोग मरे, सबसे अधिक कम लोग ग्रसित हुए। भारत की आबादी को देखिए आप। लेकिन इस बात को कभी नहीं भूलिए जो उन्होंने कहा अपने भाषण में भी कि पूरे कोरोना में लगभग 27 लाख करोड़ का सहयोग दिया गया था भारत के लोगों को। 1 लाख करोड़ किसानों के लिए दिया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, 2,76,000 करोड़ गरीब कल्याण योजना में 80 करोड़ लोगों को खाना मुफ्त दिया गया, 5 किलो चावल 5 किलो। बाकी जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए किया गया, महिलाओं को फ्री गैस दिया गया। तो ये सारा पैकेज आत्मनिर्भर भारत में ऑलरेडी अनाउंस था। आज के बजट को उसके साथ जोड़कर देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बजट का जो आपने बहुत सही कहा मूल सार है स्वस्थ भारत, सुरक्षित भारत, सेहतमंद भारत। आपने कहा बजट उस भविष्य के रास्ते को आगे बढ़ाता है, लेकिन विपक्षी दल इस बजट के बारे में कह रहे हैं कि ये तो सेल लग गई है, विनिवेश कर दीजिए, बीपीसीएल का कर दीजिए, बाकी सरकारी इंस्टीट्यूशंस का कर दीजिए, अब एसेट मोनेटाइजेशन की बात हो रही है, बाद में इनको भी बेच दिया जाएगा। तो क्या वाकई ये गवर्नमेंट ऑन सेल का बजट है जो विपक्ष इसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है? आप इस क्रिटिसिज्म को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी डिसइन्वेस्टमेंट को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। आपने बहुत सही कहा, मैं उनकी बात आऊँगा। एक आपको याद होगा दीपक जी, एक तो बड़ा सुंदर गाना होता था ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमें देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। तो आज देखिए सड़कों के लिए कितना बड़ा उन्होंने अलग 8,000 करोड़ की पूरे सड़कें बनेंगी। पूरे बिजली के ढांचे को सुधारना है तो डिस्कॉम को ठीक किया जाएगा और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के माध्यम से हमें देश में मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाना है। आज भारत दुनिया का चीन के बाद नंबर 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया कंपोनेंट का, और मेरा संकल्प है कि इसको मैं नंबर 1 बनाऊंगा। अब ऐसे में जो हमारे विपक्षी बोलते हैं तो उनसे मैं एक ही आग्रह करूंगा कि इस पर बहस होगी ना, बहस होगी तो हम जवाब देंगे। आइए आप भी ज़रा बजट में आ जाइए, मैदान में आइए, क्योंकि देखिए आप मैदान में कुछ बोलते हैं दीपक बाबू तो आप रिकॉर्ड पर आते हैं, है ना।
तो रिकॉर्ड पर आते हैं तो हम भी आपका जवाब रिकॉर्ड पर देंगे ना, और ठीक आप है। खोलेंगे, किसानों की बात करेंगे। और हम तो बैठे हुए हैं राहुल गांधी से सवाल पूछने के लिए कि 2019 के अपने घोषणा पत्र में हमने जो 3 कानून लाया है, इससे अधिक सख्त कानून आप लाने की बात कर रहे थे। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपके मुख्यमंत्री ने हरियाणा में शुरू किया था, आपके मुख्यमंत्री कर रहे हैं यहां पर। हम तो ये भी पूछेंगे कि बजट पर तो वो चर्चा करेंगे ही करेंगे, तो हम उनसे बड़ी विनम्रता से पूछेंगे, हमें एक चीज इस कानून की कमी बता दीजिए। क्या कोई मंडी हमने बंद किया? क्या हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य में, एमएसपी में, तो आज निर्मला जी ने सदन में कह दिया कि आपके समय कितना मिलता था और आज हम उसका 4 गुना 5 गुना दे रहे हैं। बजट स्पीच का पार्ट है, आपने भी दिखाया, और ये हम कभी हटने भी नहीं देंगे। तो हम तो एक ही सवाल करेंगे कि आप तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं राहुल जी, विपक्ष के लोग किसानों की समस्याओं को बहुत समझते हैं, तो एक बार हमें बता दीजिए, आप समझा दीजिए। तो अब ऐसा है कि उनका काम तो आलोचना करना ही है, करें आलोचना, लोकतंत्र है। लेकिन हमने इसलिए बहुत विनम्रता से आपसे अनुमति लेके इस पूरे बजट के दर्शन को समझाया। मैं सीधे आऊंगा किसानों की बात पर, क्योंकि अब कानून सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिए हैं और कानून वाकई में अमली तौर पर लागू नहीं है। फिर भी आप इन तीनों कानूनों को वापस लेने की जिद को कानून मंत्री के तौर पर कैसे देखते हैं? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। किसानों से चर्चा चल रही है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि कृषि मंत्री बस एक फोन कॉल अवे। जो लाल किले की घटना हुई, उन सबों से हम लोग बहुत दुखित हैं और बहुत पीड़ित हैं। और मैं बहुत विनम्रता से कहूँगा, राहुल गांधी सहित विपक्ष के नेताओं ने उस घटना की भर्त्सना अभी तक नहीं की है। दीपक बाबू, मैं आपके चैनल पर शायद पहली बार बोल रहा हूँ, मैं सामान्यतः आजकल राहुल गांधी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर लूँगा और लेकर ये कहूँगा, राहुल गांधी जी, आप अपने परिवार के कारण उस स्थान पर हैं जहाँ पर हैं। आपकी क्षमताओं के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। आपके परिवार के पिताजी, दादी जी और दादाजी ने 40 साल तक लगभग लाल किले की प्राचीर से तिरंगा लहराया है। ये है वो पवित्र स्थल, और वहां पर कैसे कैसे लोगों ने क्या किया, एक शब्द आलोचना के नहीं है। औपचारिक चर्चा चल रही है सरकार के स्तर से, कृषि मंत्री हैं, बाकी मंत्री हैं, तो उनको वो चर्चा करें दीजिए। मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं कि अभी वो कानून को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इस बात को स्वीकारा है कि सरकार ने उसको माना है। लेकिन हाँ, ये बात तो हम जरूर कहेंगे, इस कानून में कमी क्या है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। आज बड़े सरकार ने कहा है 1 नेशन 1 राशन कार्ड। आप आईटी विभाग के मंत्री हैं, क्या राशन कार्ड को आने वाले समय में डिजिटाइज किया जाएगा? और क्या 1 नेशन 1 राशन कार्ड को डिजिटाइज करके जो जहां माइग्रेट होता है वहां पर पहुंचने की व्यवस्था, इस बारे में सरकार क्या कोई विचार कर रही है? जो आपका कंज्यूमर अफेयर और फूड सप्लाई डिपार्टमेंट है, वो इसमें चर्चा कर रहा है और मेरा विभाग पूरा सहयोग करेगा। दीपक जी, मुझे ये बताइए कि बिहार के मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, दरभंगा और किशनगंज का एक रिक्शा वाला, या उत्तर प्रदेश के बस्ती देवरिया का एक रिक्शा दिल्ली आता है या मुंबई जाता है अपनी मजदूरी करने या रिक्शा चलाने, तो वहाँ जाके फिर राशन कार्ड बनाएगा और फिर उसको राशन का कार्ड नहीं मिलेगा। ये जो राशन कार्ड है डिजिटल होगा, आधार से लिंक होगा, आपके अंगूठों का निशान होगा, तो आप जहाँ भी जाओ कि भैया मैंने बस्ती वाली चीज़ छोड़ दी, आजकल मैं नासिक, पुणे में आ गया हूँ, मेरा कोटा यहाँ ट्रांसफ़र कर दो। तो जो 1 नेशन 1 राशन कार्ड होगा तो सब कुछ डिजिटल होगा, तो जो फेक हैं, झूठे हैं, सिर्फ रिकॉर्ड पर हैं, वो भी पकड़े जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर जी, आपने बात की और पूरे बजट में कैसे भारत आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ेगा उसके लिए आपने पॉइंट्स हमें बताए, और बताया कि कैसे 1 नेशन 1 राशन कार्ड अगर डिजिटाइज हो गया तो मेरे ख्याल से ये दुनिया का अपने आप में सबसे बड़ा रिवोल्यूशन होगा। आपने अपने बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।